हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई के ड्रामा सीरीज जिसका नाम है जुवेनाइल जस्टिस। तो चलिए बिना किसी देरी किए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 1 की शुरुआत में एक 13 साल के लड़के को दिखाया जाता है जिसके कपड़ों पे और बॉडी पे खून लगा हुआ होता है। वो लड़का आसपास के सभी लोगों से कॉल करने के लिए फ़ोन मांगता है, लेकिन उसकी हालत देखकर उसे कोई फ़ोन नहीं देता। फिर वो लड़का पुलिस स्टेशन जाता है जहां एक ऑफिसर उस लड़के को खून में लपटे हुए देखते हैं। उसकी हालत देखकर ऑफिसर उससे पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाता हूँ। पहले तो वो लड़का काफ़ी ज़्यादा घबराता है, लेकिन अचानक से उस लड़के की एक्सप्रेशन सी बदल जाती है। वो लड़का क्रीपी स्माइल के साथ एक खून में लपटी हैमर को निकालता है और बोलता है कि उसने खून किया है। ऑफिसर की चिंता अब डर में बदलने लगती है। फिर न्यूज़ में दिखाया जाता है कि इस 13 साल के बच्चे का नाम बैक है और इसने 8 साल के लड़के जिसका नाम जीहू है उसका काफ़ी बुरे तरीके से मर्डर किया है। नेक्स्ट सीन में हम लोग सियोक को इंटरव्यू देते हुए देखते हैं। सियोक जुवेनाइल कोर्ट की एक जज है। इंटरव्यू में वो बताती है कि पूरे कंट्री में टोटल 3300 जजेस है और उनमें से 20 जजेस ही ऐसे हैं जो कि जुवेनाइल केंद्र में काम करते हैं और ये जजेस 30,000 से भी ज़्यादा बाल अपराधियों से कोर्ट में मिलते हैं। जुवेनाइल कोर्ट में कोई भी प्रोसिक्यूटर नहीं होता। जज को मुजरिमों से खुद ही सवाल जवाब करने होते हैं। इंटरव्यूअर सियोक से लास्ट सवाल पूछता है, मिस सियोक, आपने जुवेनाइल कोर्ट का ही जज बनना क्यों चुना? तो सियोक इसका जवाब देते हुए कहती है कि मुझे बाल अपराधियों से सख्त नफरत है। ये कहते हुए सियोक की आंखें गुस्से से भर जाती है। अब सियोक को बाल अपराधियों से इतनी नफरत क्यों थी, ये तो आपको आगे के एपिसोड्स में ही पता चलेगा। सियोक का ट्रांसफ़र दूसरे डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट में हो जाता है जहां उसे एक मैनेजर मिलती है जो उसे बताती है कि उसे अपना कैबिन एक जज मिस्टर तेजू जो कि उसके जूनियर हैं उनके साथ शेयर करना पड़ेगा। मैनेजर ये भी बताती है कि कोर्ट के बाहर माहौल काफ़ी गर्म है। लोग जुवेनाइल एक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लोगों का डिमांड है कि योंग हवा चाइल्ड मर्डर केस के गुनहगार को कड़ी से कड़ी सजा मिले और ये केस किसी और का नहीं बल्कि उसी 13 साल के लड़के का था जिसका नाम बैक है, जो कि हमें एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। बड़े जज सियोक और तेजू को बताते हैं कि इस 13 साल के लड़के ने एक 8 साल के बच्चे जिसका नाम जीहू है उसे मारा ही नहीं बल्कि उस बच्चे के छोटे छोटे टुकड़े कर कर एक पॉलिथीन बैग में बांधकर अपार्टमेंट के टेरेस पे जाके छुपा दिया। ये दिल दहला देने वाली बात सुनकर सियोक और तेजू भी सोच में पड़ जाते हैं कि एक 13 साल का बच्चा कैसे इतनी खतरनाक क्राइम कर सकता है। बड़े जज इस केस को सियोक और तेजू को सौंप देते हैं। सियोक और तेजू इस केस को लेकर बात कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ 2 स्टाफ आते हैं और जजेस को रात के डिनर के लिए इनवाइट करते हैं। स्कूल हाउस का एक रूल होता है कि यहाँ के माइनर यानी कि बाल अपराधी अपनी पनिशमेंट पूरी करके जब जा रहे होते हैं तो जजेस को उनके साथ खाना होता है और उनके प्रॉब्लम्स को सुनना होता है। सियोक जाने से मना कर देती है क्योंकि उसे बाल अपराधियों से सख्त नफरत थी, लेकिन ना चाहते हुए भी सियोक को उनके साथ खाना पड़ता है। हमें दिखाया जाता है 3 क्रिमिनल्स को जिनके साथ जजेस खाना खा रहे थे। तेजू सभी बच्चों से काफ़ी अच्छे से बात कर रहा था, लेकिन सियोक अंदर ही अंदर उन बच्चों पे भड़की हुई थी क्योंकि वो तीनों ही क्रिमिनल्स थे। अब इन तीनों में से एक लड़की जिसका नाम सियोला होता है वो वॉशरूम चली जाती है, लेकिन जब वो बाहर आती है तो एक लेडी का पर्स चोरी हो जाता है। वो लेडी सियोला पे पर्स चोरी का इल्ज़ाम लगाने लगती है क्योंकि वैसे भी वो एक क्रिमिनल थी, लेकिन सियोला रो रो कर सबसे कहने लगती है कि मैं पहले क्रिमिनल थी, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने पर्स चुराया है। लेकिन सियोक डायरेक्ट कहती है कि पुलिस को बुला लो, सारा खेल एक ही बार में ख़त्म हो जाएगा। ये कहकर सियोक वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तेजू सियोक को रोक कर कहने लगता है कि आपको बच्चों से अच्छी तरीके से पेश आना चाहिए था और उस लड़की का जुर्म अभी तक साबित नहीं हुआ, तभी आपने पुलिस बुला लिया। तभी वहाँ के स्टाफ आके बताते हैं कि पर्स मिल गया है, वो वहीं टेबल के नीचे पड़ा था। फिर से सब लोग इकट्ठा होते हैं। सियोला सियोक से कहती है कि मुझसे माफ़ी मांगो, लेकिन सियोक कहती है कि मैं तुमसे माफ़ी क्यों मांगूं जबकि मैंने तुम्हें चोरी करते हुए देखा था।
सियोक सियोला से पूछती है कि तुम्हारी लेफ्ट पॉकेट में क्या है। सियोला डर जाती है। सब उससे पूछने लगते हैं कि जब तुम गुनहगार हो ही नहीं तो तुम्हें डर किस बात का है। डर के मारे सियोला के पॉकेट से पर्स गिर जाता है। सियोक सियोला को नफरत भरी नज़रों से देखती है और उसे कहती है कि मुझे नफरत है तुम जैसे लोगों से। फिर सियोला को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। अगले दिन सुनवाई स्टार्ट होती है। यहाँ दिखाया जाता है कि क्रिमिनल यानी कि बेक की फैमिली का कोई नहीं आया। पूछे जाने पर बताया जाता है कि वो लोग लेट हो गए। सियोक को ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है कि इसकी फैमिली को फ़र्क भी नहीं पड़ता क्योंकि इनका बेटा 13 साल से भी कम उम्र का है और उसे कोई सज़ा नहीं मिलने वाली। अब सियोक बेक से सब कुछ सच सच बताने के लिए कहती है तो बेक कहता है कि उस दिन उसका दिमाग कुछ खराब सा था। उस दिन उसे बहुत सी अजीब आवाज़ें सुनाई दे रही थी। तभी उसके पास वो बच्चा आया और उससे फ़ोन मांगने लगा। फिर वो उस बच्चे को फ़ोन देने के बहाने अपने घर ले गया। कुछ देर बाद वो आवाज़ आना बंद हो गया। उसने उस बच्चे को कहा कि यहाँ से चले जाओ, लेकिन वो बच्चा नहीं माना। तभी उसे फिर से वो आवाज़ें सुनाई देने लगी और उसका दिमाग अचानक से सटका और उसने बच्चे को मारकर काट कर उसे छत पे जाके ठिकाने लगा दिया। ये बात बताकर बेक काफ़ी बुरी तरीके से हंसने लगता है, जैसे कि उसे इस काम को अंजाम देने के बाद पता नहीं कौन सा सुकून मिला। उसकी ऐसी हंसी देखकर आसपास में सभी बैठे लोगों को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और सबसे ज़्यादा गुस्सा तो सियोक को आता है। कोर्ट के फैसले के बाद बेक की माँ आती है और कहती है कि उसका बेटा कहाँ है। सियोक कहती है अपने बेटे को छोड़ो, क्या तुम उनकी फैमिली से मिली हो जिनके बेटे की मौत हुई है। बेक की माँ कहती है नहीं, मैं उनसे नहीं मिली। सियोक उसे कहती है कि पहले उनसे मिलो और उनसे माफ़ी मांगो। ये कहकर सियोक वहाँ से चली जाती है। फिर सियोक उस बच्चे की माँ से मिलती है और उससे बात करती है जिस बच्चे का मर्डर हुआ था। यहाँ पहली बार सियोक को इमोशनल होते हुए दिखाया जाता है। अगले दिन सुनवाई की जाती है। यहाँ बेक अपना मेडिकल रिपोर्ट लाया होता है। सियोक बेक का मेडिकल रिपोर्ट देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है और सोचती है एक तो ये 13 साल से कम उम्र का है तो उसे वैसे भी सज़ा नहीं मिलने वाली और कुछ सज़ा जो इसे मिलने वाली है वो भी इस मेडिकल रिपोर्ट की वजह से नहीं मिल पाएगी। बेक बताता है कि उसे एक बीमारी है, उस बीमारी का नाम स्किज़ोफ्रेनिया है। इस बार सियोक पूरी स्टडी करके आई होती है। सियोक कहती है स्किज़ोफ्रेनिया बीमारी जिस इंसान को भी होता है उस इंसान को कुछ करने में सही नहीं लगता और वो कभी भी एक काम पे ध्यान नहीं लगा पाता है और इस बीमारी का आज तक कोई इलाज भी नहीं निकला। तुमने तो उस बच्चे को मारकर टुकड़े टुकड़े कर कर प्लानिंग के साथ ठिकाने भी लगा दिया। इतनी फोकस के साथ कोई काम कैसे कर सकता है? क्या तुम्हारी बीमारी ठीक हो गई? सियोक कहती है पक्का तेरे साथ कोई मिला हुआ है। तभी फ्लैशबैक में एक सीसीटीवी कैमरा का फुटेज दिखाया जाता है जिसमें जीहू को लेकर बेक नहीं बल्कि कोई लड़की गई थी और इस लड़की का उम्र 17 साल है। ये सुनकर बेक की आंखें गुस्से से भर जाती है और वो कहता है कि इस लड़की ने कुछ नहीं किया, जो भी किया है मैंने किया है। बेक चेयर उठाकर सियोक को मारने की भी कोशिश करता है लेकिन पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं और वहां से ले जाते हैं। अगले दिन सियोक बड़े जज से मिलती है इस केस को आगे बढ़ाने के लिए और उस लड़की को ढूंढने के लिए, लेकिन बड़ा जज सियोक को कहता है कि इस केस को यहीं रफा दफा कर दो। इस केस में ज़्यादा उलझने का कोई फ़ायदा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही होगा, ये लोग बस उस बाल अपराधी को जुवेनाइल केंद्र में डाल देंगे। सियोक बड़े जज को काफ़ी मनाने की कोशिश करती है। सियोक उसको सारे सबूत भी दिखाती है लेकिन बड़ा जज सियोक को वहाँ से ये कहकर भगा देता है कि तुम जज हो, कोई पुलिस नहीं, ये काम तुम्हारा नहीं है। यहाँ पे दिखाया जाता है कि बड़े जज और बाकी लोगों को बस अपना फ़ायदा दिख रहा है। बड़े जज को इलेक्शन की टिकट मिलने वाली है और वो चाहता है कि जल्द से जल्द इस केस को वो निपटा ले ताकि वो इलेक्शन की टिकट हासिल कर ले। तेजू भी सियोक से कहता है कि इस केस को हमें यहीं बंद कर देना चाहिए क्योंकि अगर वो लड़की बेगुनाह निकली तो उस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तभी सियोक का दिमाग खिसक जाता है और वह कहती है कि कैसे आदमी हो तुम कि तुमको बस उस लड़की की पड़ी है।
तुम्हें ये नहीं दिख रहा कि जिस बच्चे का मर्डर हुआ है उस बच्चे की फैमिली किस तरीके से टूट चुकी है। लेकिन तेजू का मूड स्विंग हो जाता है और वो सियोक का साथ देने को तैयार हो जाता है। तेजू बताता है कि उसने उस लड़की की यूनिफॉर्म से उसका स्कूल पता किया और उस स्कूल की एक लड़की को पकड़ा जो कोई और नहीं बल्कि सियोला ही होती है। तेजू सियोला से रिक्वेस्ट करता है कि बता दो कि वो लड़की कहाँ मिलेगी। सियोला तेजू की रिक्वेस्ट को मान जाती है और बताती है कि वो लड़की एक इंटरनेट कैफ़े में मिलेगी। फिर सियोक उस लड़की को इंटरनेट कैफ़े ढूंढने जाती है जहां फाइनली उस लड़की को सियोक ढूंढ ही लेती है। सियोक उस लड़की से शांति से उसके साथ चलने के लिए बोलती है, लेकिन वो लड़की सियोक को धक्का मारकर वहां से भागने लगती है। सियोक उसका पीछा करती है। इसी चक्कर में एक ट्रक वाला उसको टक्कर मार देता है। वो लड़की एक बस्ती में जाकर छुप जाती है। सियोक उसका पीछा करते करते उसे ढूंढ लेती है। वो लड़की सियोक को धक्का मारकर वहां से भागने लगती है, जिसकी वजह से सियोक के हाथों में एक गहरी चोट लग जाती है और उसके हाथों से काफी ज्यादा ब्लड निकलने लगता है। वो लड़की आगे जाके एक गली में फंस जाती है जहां आगे का रास्ता बंद होता है और वो लड़की इसके आगे भाग नहीं सकती है। सियोक उस लड़की के सामने आके खड़ी जाती है और सियोक के हाथों से ब्लड निकला ही जा रहा था। सियोक उस लड़की को काफ़ी गुस्से वाली नज़रों से देखती है और कहती है कि मुझे बाल अपराधियों से सख्त नफरत है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। आगे के एपिसोड्स में आपको पता चल जाएगा कि उस लड़की के साथ क्या हुआ। ये जानने के लिए हमारे चैनल पे बने रहे। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी।